चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? चलिए, सो फ्रेंड्स, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर दो पॉइंट बचे हुए हैं. क्लासिफिकेशन के अंदर एक एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट एंड लास्ट पॉइंट इज द निगोशिएशन ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. सही बात है, फटाफट फिनिश करते हैं. सुबह के लेक्चर पे हम लोगों ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कौन कौन सी बातें देखी है उसको एक बार रिवाइज करा हुआ है. ठीक है, तो वापस से उसको रिवाइज करने की गरज नहीं है. बस क्लासिफिकेशन के अंदर जो दो क्लासिफिकेशन हमने देखे उसको रिवाइज करते हैं. तो उसके अंदर पहला क्लासिफिकेशन था कौन सा, बोलो? दैट इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. वापस एक बार शांति से मुझको जवाब देंगे, बताएंगे मुझको अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को अगर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोलना है, क्या बोलना है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट. तो दो कंडीशंस है. ओके, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, दोनों ऑप्शन के अंदर बेसिक कंडीशन सेम है, दैट इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ड्रॉन इन इंडिया. तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में ड्रॉ किया है, ड्रॉन इन इंडिया. साथ साथ इसके अंदर कंडीशन क्या है? कंडीशन है विच इज मेड पेएबल इन इंडिया. इंडिया में पेएबल है या फिर ड्रॉन ऑन पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और दोनों कंडीशंस और है. और का मतलब क्या है? एक तो ये इस कैटेगरी में अटकेगा या फिर इस कैटेगरी में अटकेगा. आपको चेक करना है. अगर आपको एग्जामिनेशन में लगता है कि ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आप चेक करेंगे ये इनलैंड है या नहीं है. अगर इनलैंड है तो इनलैंड है, इनलैंड नहीं है तो बेसिकली क्या हो जाएगा? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा. तो कभी भी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है ये चेक करने जाने का नहीं. चेक क्या करने का है? क्या वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है. और इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होने के लिए ये कंडीशंस आपको चेक करने हैं. हैव यू रिटन दिस? Have you written this? चलिए, उसके बाद हमने देखा था कौन सा इंस्ट्रूमेंट? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर जो पर्टिकुलर्स है वो क्या है, बोलो? इनकम्प्लीट है. हाँ, लेकिन बेसिकली इसको साइन हुआ है, साथ साथ डिलीवरी भी हुआ है, हाँ कि ना? तो जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाता है वो इस इंस्ट्रूमेंट को साइन करता है और डिलीवर करता है. और साइन को छोड़ करके और जो पर्टिकुलर्स है, जैसे कि अमाउंट हो गया, नाम हो गया, डेट हो गया, उसको वो नहीं लिख रहा है. बेसिकली साइन कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है, और कुछ पर्टिकुलर्स इनकम्प्लीट है. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट. क्या बोलते हैं उसको? इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट. बताएंगे who will complete that instrument? Whoever is the holder of the instrument will complete the instrument and then he will make enforceable that instrument. because inchoate instrument वैसे भी डायरेक्टली क्या नहीं होता है? enforceable नहीं होता है. सही बात है. चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट है तो चेक अगर है तो चेक के ऊपर अगर अमाउंट नहीं लिखा है तो कितना अमाउंट रिकवर करेगा? बेसिकली कितना अमाउंट रिकवर करेगा? जितना वो चाहे उतना रिकवर कर सकता है. लेकिन प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है तो कितनी अमाउंट रिकवर करेगा? जितना अमाउंट स्टैम्प से कवर्ड है. सही बात है. तो यहां तक हमने एक सुबह का लेक्चर देखा हुआ था. सही बात है. चलिए, अब उसके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है एक, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट. चलिए, उसके पहले एग्जांपल नंबर 13 आ रहा है, उसको एक बार पढ़ते हैं. ए पर्सन signed a blank acceptance on a bill of exchange and kept it in his drawer. A bill was stolen by X and he filled up for rupees 20,000. मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लैंक है, उसने क्या किया? उसने किसी को साइन करके अपने पास ले लिया. मतलब क्या? उस इंस्ट्रूमेंट को, उस ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट को साइन करके एक्सेप्ट करवा करके अपने पास रख दिया. अब वो उसने कहां पे रखा? ड्रॉवर में लिखा. एक पर्सन आया एक्स, उसने उस बिल को चुराया और फिर उसके अंदर कितना लिखा? 20,000 अमाउंट लिखा. एंड निगोशिएटेड इट टू एन इनोसेंट पर्सन फॉर वैल्यू. मींस व्हाट? देखो सीन क्या हुआ है. हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो कि यहाँ पे पर्सन है ए, उसने बिल बनाया बी के ऊपर. ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन बी. बी ने उसको एक्सेप्ट करके किसको दिया? ए को दिया. सही बात है. अब उस बिल के ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है? द आंसर इज नो. ये ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट है, इनकोएड इंस्ट्रूमेंट है. अब इस ए ने क्या किया? उस बिल को अपने ड्रॉवर में रखा. एक सी पर्सन, उसने उस बिल को चुराया, थेफ्ट, एंड सी ने उसको एंडोर्स करा इन द नेम ऑफ डी. ऐसा हो सकता है? द आंसर इज यस. सी ने उस बिल को चुराया और उसको एंडोर्स किसके नाम पे किया? डी के नाम पे किया. सी ने जब चुराया तो कितना अमाउंट लिखा उसके अंदर? 20,000 लिखा. सही बात है. नाउ डी को क्या इसके बारे में पता है कि वो चोरी हुआ है या चोरी करके लाया है वगैरह वगैरह? कुछ पता नहीं. डी ने सी से कुछ पैसे रिकवर करने थे, उसको पे करने के लिए सी ने डी को एक इंस्ट्रूमेंट जो ब्लैंक था उसको एंडोर्स कर दिया. सी ने उस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे चुराया था. बताएंगे यहां तक सारी बातें क्लियर है? It was held that
Signer to the blank acceptance was not liable to the holder in due course because he never delivered the instrument intended to be used as a negotiable instrument. Further, as a condition of liability, the signer as a maker, drawer, endorser, acceptor must deliver the instrument to another. In absence of the delivery, signer is not liable. Furthermore, a paper so signed and delivered must be stamped in accordance with the law prevalent at the time of signing, and on delivering or otherwise, the signer is not stopped from showing that the instrument was filled विदाउट हिज अथॉरिटी. सीन क्या है समझो, यहां तक सारी एक बातें अलग है और यहां तक की बातें अलग है. बताएंगे आपको. पहले ये सिचुएशन क्लियर है कि क्या हुआ है. ए के पास बिल था जो एक्सेप्टेड है, सी ने चुराया, सी ने आगे डी को एंडोर्स कर दिया जिसको इस बारे में कुछ पता नहीं है. नो इट वाज हेल्ड दैट. हेल्ड क्या किया है? द साइनर. साइनर मतलब क्या? जो एक्सेप्ट कर रहा है. साइनर जो एक्सेप्ट कर रहा है मतलब जिसकी लायबिलिटी है. He is not liable to the holder in due course because he never delivered the instrument intended it to be used as a negotiable instrument. Means what? कि आज अगर D उसको B के पास पेमेंट के लिए लेके जाता है तो क्या B D की तरफ लाइबल होगा? द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज सीन यहाँ पे ये है कि अगर कोई इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट है तो उसको साइन करना चाहिए और साथ साथ क्या करना चाहिए? डिलीवर भी करना चाहिए. वेदर द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन प्रॉपरली डिलीवर्ड बाय A to C, द आंसर इज नो. और अगर ए ने सी को प्रॉपर डिलीवरी नहीं किया, उसने उसको चुराया है, साइन करके डिलीवर नहीं किया कि भैया ये रहा इंस्ट्रूमेंट, आप उसके ऊपर रिकवरी कर सकते हो, ये मैंने डिलीवरी करा है आपको, आपको अधिकार दिया है कि इस इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आप उस पर रिकवरी करिएगा, उसने उसको दिया नहीं है. डायरेक्टली क्या हो चुका है? उसने बिल को चुराया है. तो यहाँ पे कभी वैलिड डिलीवरी हुआ नहीं है. और वैलिड डिलीवरी हुआ नहीं है तो वो कभी भी आगे क्या नहीं कर सकता? एक गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता. एंड हेंस डी इज नॉट लाइबल, डी इज नॉट हैविंग एनी राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम बी. बी इज नॉट लाइबल टुवर्ड्स दी डी. ये यहाँ पे आया हुआ है. सही बात है. एग्जाम्पल क्लियर है. वापस एक बार एग्जाम में स्पेसिफिकली ये सवाल बन सकता है, अगर कोई इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट है और वो अगर एक्सेप्ट होकर के वापस ए के पास आया और ए से उस बिल को आगे किसी ने चुराया, तो चुराने के बाद उस इंस्ट्रूमेंट का डिलीवरी ए ने नहीं किया है और इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट का निगोशिएशन होने के लिए साइनिंग होना चाहिए और वापस उसने उसको डिलीवर भी करना चाहिए. यहाँ पे डिलीवरी नहीं हुआ है इसलिए वो इस इंस्ट्रूमेंट पे कोई भी लायबल नहीं होगा. आज डी बी से पैसे रिकवर नहीं कर सकता. भाई और बहनों बताएंगे क्या ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है? क्या एग्जांपल आपको क्लियर है? नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ द डिलीवरी, मतलब अगर डिलीवरी नहीं हुआ है तो कोई भी पर्सन, साइनर मतलब कौन? एक्सेप्टर, लायबल नहीं होता है. फर्दर मोर द पेपर सो साइन एंड डिलीवर्ड मस्ट बी स्टैम्प. उसके बाद उसमें स्टैंपिंग भी लगा होना चाहिए. और अगर स्टैंपिंग वगैरह हुआ है तो इन दैट केस स्टैंप से जितना पैसा रिकवर होता है उतना तो रिकवरी करेंगे, वो तो हमने ऊपर भी देख लिया. बस इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट में क्या याद रखना है कि बेसिकली क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए? बोलो, डिलीवरी होना चाहिए. अगर साइन हुआ है, डिलीवरी नहीं हुआ है तो नो पर्सन कैन रिकवर द अमाउंट ऑन दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. भाई और बहनों पॉइंट इज क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 13 आपको क्लियर है? पक्का? चलिए आगे बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका कौन सा? बोलो, एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम समझ नहीं पाते हैं ये प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है. क्या बोला? ये प्रॉमिसरी नोट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है? समझिए बात को ध्यान से. देखो यहाँ पे अगर ये 2 मिनट का डिस्कशन अगर आपको समझेगा तो फिर एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो जाएगा. व्हाट इज एम्बिग्यूअस? जिसको समझ नहीं पा रहे, एम्बिग्यूटी बोलते हैं ना उसको. एम्बिग्यूटी मतलब क्या? कि समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूजन है. तो कंफ्यूजिंग वाला इंस्ट्रूमेंट है. क्या वो प्रॉमिसरी नोट है या फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज है? समझ नहीं आ रहा है. सही बात है. ऐसा कैसे हो सकता है सर? देखिए, आज मान लो यहाँ पे मैं हूं और मैंने अपने एजेंट को ऑथोराइज किया है कि वो मेरे ब्याह पे गुड्स बेच सकता है, परचेस कर सकता है. इन शॉर्ट वो मेरा मर्केंटाइल एजेंट है. अब इसने क्या किया? एक ट्रेडर है, इस ट्रेडर से कुछ गुड्स परचेस किए. सही बात है, कुछ गुड्स परचेस किए और ये परचेस मेरे बिहेव पे हुआ है. नाउ यू टेल मी हु इज लायबल टू पे टू द ट्रेडर? इट इज आई लायबल टू पे टू द ट्रेडर, हाँ कि ना? अब एजेंट ने क्या करा? एजेंट ने मेरे ऊपर एक बिल बनाया. एजेंट ने मेरे ऊपर एक बिल बनाया. कौन सा? 2 months after the date, pay trader a sum of rupee so and so. Because ट्रेडर ने इससे पैसे मांगे थे तो उसने क्या करा? एक बिल बनाया. 2 months after the date, pay trader a sum of rupee so and so. किससे बोल रहा मैं? मेरे ऊपर बनाया. अब मैंने उस बिल को एक्सेप्ट किया और ट्रेडर एजेंट को दिया. एजेंट ने किसको दिया होगा? ट्रेडर को दिया होगा, हाँ कि ना?
मतलब ये बन गया उसका ड्रॉवर, सही बात है, मैं बन गया उसका, और ट्रेडर क्या बन गया उसका पे। तो क्या ऑन ड्यू डेट ट्रेडर मेरे पास बिल लेके आकर के पेमेंट रिकवर कर सकता है? वैलिड चीज है। क्या एजेंट ऐसा कर सकता है? द आंसर इज जो मैं कर सकता हूं वो एजेंट कर सकता है, हाँ कि ना? तो बेसिकली देखने के टाइम पे अभी भी मुझको ये क्या लग रहा है, ये बिल ऑफ एक्शन लग रहा है। जो किसने बनाया है? एजेंट ने मेरे ऊपर बनाया, मैंने एक्सेप्ट करके एजेंट को दिया, दैट मींस आई एम लाइबल टू पे एज पर एजेंट्स इंस्ट्रक्शन। एजेंट ने क्या इंस्ट्रक्ट करा? पे टू ट्रेडर, सही बात है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, हाँ कि ना? लेकिन बताएंगे मुझको एजेंट किसके ब्याह पे काम कर रहा है? मेरे ब्याह पे काम कर रहा है। तो इन शॉर्ट मैंने ही अपने ऊपर बिल बनाया, ऐसा हो गया? अरे हाँ कि ना? मैंने अपने ऊपर बिल बनाया ना, तो अगर मान लो मैं अपने ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट बनाता हूं तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रॉमिस नोट कहते हैं, हाँ कि ना? आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो। वैसे पे किसको करना है? ट्रेडर को करना है। लेकिन है क्या चीज ये? बिल ऑफ एक्शन। लग कैसे रहा है? प्रॉमिस नोट की तरह लग रहा है। तो बताएंगे ये एम्बिग्यूटी हुई कि नहीं? इसको बिल ऑफ एक्शन मानो बोलना है कि प्रॉमिस नोट मानना है? क्या मानना है? आप चाहे जो भी मानो, आप बिल ऑफ एक्शन मानना है इसको ही पेमेंट करने का, प्रॉमिस नोट मानना है तो इसको ही पेमेंट करने का। इसलिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट, जिसमें तय नहीं हो सकता है कि ये इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज है कि एक प्रॉमिसरी नोट है, इसको बोलते हैं एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। आप जिस भी नेचर को उसको समझना चाहो उस नेचर का समझो, आगे बढ़ो, पेमेंट करो, निकल जाओ। आई बात समझ में? अरे भाई और बहनों क्लियर है क्या? एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट क्लियर है? ओके, स्टार्ट राइटिंग एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट फटाफट। लिखना वेयर एन इंस्ट्रूमेंट, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट may be construed, where an instrument may be construed either as promissory note, either as promissory note or bill of exchange, where the instrument may be construed either as a promissory note or bill of exchange, it is called as an ambiguous instrument. It is called as an ambiguous instrument. लिखा? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन पे, द होल्डर में एट हिज इलेक्शन, द होल्डर में एट हिज इलेक्शन treat it as either, treat it as either, treat it as either promissory note or bill of exchange, treat it as either promissory note, promise note or bill of exchange, and forward it accordingly, and forward it accordingly, and forward it accordingly means what? एक तो उसको प्रॉमिस नोट बोलो या बिल ऑफ एक्सचेंज बोलो। प्रॉमिस नोट बोलेंगे तो प्रॉमिस नोट के सारे कंडीशन उस पे अप्लाई हो जाएंगे, और बिल ऑफ एक्सचेंज बोला तो बिल ऑफ एक्सचेंज के सारे प्रोविजन उस पे अप्लाई कर जाएंगे। सही बात? जिप लगा? अरे क्लियर है? ओके, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। अब ये हो गया आपका एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। ये आपका एम्बिगुअस का मतलब एक बार घर पे उसको रीड कर सकते हो, जो मैंने लिख के दिया है बस यही बात पे फोकस रखो। यहां से पढ़ेंगे तो और कंफ्यूजन हो सकता है, घर पे शांति से एक बार उसको पढ़ लेंगे, ठीक है? बताएंगे क्लासिफिकेशन क्लियर है? पहला क्लासिफिकेशन था ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट या फिर बियरर इंस्ट्रूमेंट, फिर दोस्त कौन सा था? इनलाइन इंस्ट्रूमेंट या फिर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, देन इंक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट एंड एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। क्लासिफिकेशन में से एक सवाल तो बनेगा ये मुझको लगता है, तो सारे क्लासिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, लास्ट पार्ट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ योर सीए फाउंडेशन लॉ Jan 25 and September 24 बैच। आर यू रेडी? हाँ वो ये बचा हुआ है क्या? कौन सा? रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन बचा हुआ ना, हाँ वो करवा लेंगे। ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, उस पर सवाल बनेगा नहीं बनेगा मेरे को नहीं पता। अच्छा ये इसको खत्म कर दे, फिर मेजोरिटी करंट आपका खत्म हो जाएगा।
That is negotiation and the transfer of the negotiable instrument. Okay, negotiation और transfer. Now इसके अंदर बस दो बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझा तो पूरा पॉइंट समझ गया. What is that? अगर मान लो, कान खुले सबके, 5 मिनट ध्यान दो यहाँ पे बस. अगर मान लो आपका इंस्ट्रूमेंट कोई बियरर इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बियरर इंस्ट्रूमेंट है, या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है. तो उसका निगोशिएशन कैसे करेंगे हम लोग? व्हाट इज निगोशिएशन? इज इट ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन? हाँ कि ना? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ही क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, उसको बोलते हैं निगोशिएशन. अब ये निगोशिएशन जो है वो होता कैसे है? हम मानेंगे ट्रांसफर बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिया और इस इंस्ट्रूमेंट को हमने किसी के हाथ में धर दिया, भाई ये लगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. क्या इसको हम लोग निगोशिएशन बोलेंगे या क्या चीज है, ये समझना है. अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बियरर. तो उसका निगोशिएशन बस और बस डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे हो जाएगा. कैसे? 2 months आफ्टर द डेट पे टू बियरर अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो. मैंने आपके ऊपर बिल बनाया, आपने एक्सेप्ट किया, मुझको वापस दे दिया. अब मैंने इसको मान लो स्वप्निल सर के नाम पे, स्वरूप सर के नाम पे ट्रांसफर करना है. तो मैं स्वप्निल सर का नाम लिखूं या ऐसे बस उनके हाथ में रख दूं कि वो निगोशिएशन हो जाएगा? मैंने स्वप्निल सर का नाम, स्वरूप सर का नाम लिखना है, या फिर ऐसे मैंने उनको हाथ में धर दिया, बोला ये रहा बिल ऑफ एक्सचेंज, आप उसका रिकवरी करो? क्या वो रिकवर कर सकते हैं आपसे? क्या वो रिकवरी कर सकते हैं? तो जब भी कोई बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका बस डिलीवरी किसी को करने से, फिजिकल डिलीवरी करने से उसका निगोशिएशन हो गया, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू द बियरर एंड नाउ बियरर इज स्वरूप सर, स्वप्निल सर, दे कैन रिकवर इट फ्रॉम इजीली फ्रॉम यू. यू कैन नॉट डिनाई द पेमेंट टू हिम, बिकॉज पेमेंट किसको करना है? बियरर को करना है. हु इज द बियरर? हुएवर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ इफ आई कैन ट्रांसफर इट टू एनी पर्सन जस्ट बाय मियर हैंड डिलीवरी, मेरे को उसके लिए एंडोर्समेंट करने की गरज नहीं. आई बात समझ में? मैंने जिसको ट्रांसफर करना है उसका नाम लिखने की गरज नहीं है. लेकिन जहां पे इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, मैंने बोला 2 months ऑर्डर द रेट, पे मी और माई ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो. ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये मेरे नाम पे बना है. तो आप किसको पे करेंगे? मुझको पे करेंगे. अगर मान लो मैंने इसको स्वरूप सर या स्वप्निल सर के नाम पे एंडोर्स करना है और मैंने बस उसका हैंड डिलीवरी कर दिया, भाई ये ले लो, पेमेंट रिकवर करो, और मान लो स्वरूप सर या स्वप्निल सर आपसे पेमेंट रिकवर करने के लिए आ गए, तो क्या उनको पेमेंट करोगे? क्यों नहीं करोगे? उनका नाम उसमें नहीं लिखा है, नाम तो मेरा लिखा है, हाँ कि ना? तो आप बोलेंगे सर नहीं, पेमेंट नहीं हो सकता है. तो मैंने स्वरूप सर या स्वप्निल सर को उस बिल का अधिकार देने के लिए, निगोशिएशन करने के लिए क्या करना होगा? मैंने उनका नाम लिखना होगा. इट मींस क्या करना होगा? एंडोर्समेंट करना होगा. एंडोर्स इन द नेम ऑफ स्वप्निल सर या स्वरूप सर, और साइन करना होगा. तो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका हमने क्या करना है? एंडोर्समेंट करना है. एंडोर्समेंट करके मेरे पास ही रखा, क्या वो रिकवर कर सकते हैं? मैंने लिखा पे टू स्वप्निल सर या स्वरूप सर सम सो और मैंने साइन करके रख दिया, अपने पास रखा, मैंने उनको नहीं दिया. कैन दे कम टू यू? तो क्या होना पड़ेगा? उसका डिलीवरी भी होना पड़ेगा ना, हाँ कि ना? बस ये इतना ही बेसिक फंडा है पूरे डिस्कशन के अंदर. अगर कोई इंस्ट्रूमेंट एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो उसका एंडोर्समेंट कैसे, सॉरी, उसका निगोशिएशन कैसे होता है? ओनली डिलीवरी से हो जाता है. दैट पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट. और कोई इंस्ट्रूमेंट अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसका रिकवरी कैसे होगा? अगर मेरे को निगोशिएशन करना है तो एंडोर्समेंट पहले करना होगा और फिर डिलीवरी. ओनली डिलीवरी से उनको वो अधिकार नहीं मिलेगा. तो ऐसे ही होता है, क्या बोलो? निगोशिएशन. सही बात है, इसको बोलते हैं निगोशिएशन. तो अगर कोई बेरर इंस्ट्रूमेंट का निगोशिएशन करना है तो मियर डिलीवरी से हो जाता है. और कोई इंस्ट्रूमेंट अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो पहले उसको एंडोर्स करना होगा, साइन करना होगा, और फिर उसको डिलीवर करना होगा, तभी निगोशिएशन आगे हो जाएगा. निगोशिएशन इज डज नॉट मीन ओनली ट्रांसफरिंग द फिजिकल पोजीशन. निगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफरिंग द राइट ओवर द इंस्ट्रूमेंट टू समवन एल्स. बेरर इंस्ट्रूमेंट के राइट्स ऐसे ही ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के राइट्स ऐसे ट्रांसफर नहीं होते. आपको उसको एंडोर्स करना होता है, फिर आपको उसको डिलीवरी करनी होती है. सही बात है. तो हेडिंग लिखेंगे निगोशिएशन, और ये 2 पॉइंट कॉपी कर लेंगे.
इज इट ओवर? ये हो गया। ओके, बेसिक फंडा बस इसके अंदर यही है, फिर उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए मोड्स ऑफ निगोशिएशन, यहाँ पे लिखा है प्रॉमिस नोट निगोशिएशन। अगर मान लो वो कौन सा पेबल है, पेबल टू द बियरर है, तो ओनली डिलीवरी से हो जाएगा। और अगर मान लो वो क्या है, कम ऑन, ऑर्डर है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एंडोर्समेंट करना होगा, साथ साथ क्या करना होगा, डिलीवरी करना होगा। यहाँ पे देखिए, एक्स ड्रू अ चेक फॉर ₹50,000 पेबल टू वाई and delivered it to him. Y endorsed the check in favor of Z, kept it in his table drawer. Subsequently, Y died and check found by Z in Y's table drawer. In this case, Z does not become the holder of the check as negotiation was not completed by the delivery of the check to him. मतलब क्या, बस endorsement करा और चेक को अपने पास ही रखा तो उसका negotiation नहीं होता है, उसका डिलीवरी भी होना चाहिए। सही बात है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला, मान लो ए ने, चेक छोड़ो बिल ऑफ की बात करते हैं, ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया। सही बात है। नाउ ए वांटेड टू एंडोर्स इन द नेम ऑफ सी, और ये एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। सही बात है। अब ए ने क्या करा, उस पे सी का नाम लिखा, एंडोर्स इन द नेम ऑफ सी, लेकिन कभी उसको दिया नहीं, सी को कभी दिया नहीं, उसने अपने पास ही रखा। सब्सिक्वेंटली ए डाइड, ये इंटर में सवाल आता, सब्सिक्वेंटली ए डाइड। अब उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, किसके, ए के, उसने उस बिल को सी को दिया। Now C wanted to recover it from B. Can he recover? The answer is no. Why? Because endorsement जो करता है उससे ने डिलीवरी करना चाहिए। क्या वहां पे A ने डिलीवर किया था? नहीं, A ने बस क्या किया था, एंडोर्समेंट किया था। एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी शुड बी मेड बाय द सेम पर्सन इन केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएशन। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, उसका निगोशिएशन करना चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, एंड दैट हैज टू बी टेकन प्लेस बाय द सेम पर्सन। उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी करेंगे तो वो निगोशिएशन वैलिड निगोशिएशन नहीं है। बात समझे क्या? एक नोट लिखो नीचे। इन केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, in case of the order instrument, in case of the order instrument, in case of the order instrument, the negotiation, in case of order instrument, the negotiation must be made by endorsement plus delivery, endorsement plus delivery, endorsement plus delivery, but both should be done by, but both must be done by, किसने करना है, by the same person, both must be done by same person, both must be done by same person। सही बात है। आगे सेम बात यहाँ पे लिखी हुई, देखिए यहाँ पे, अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट बियरर को पेएबल है तो उसका डिलीवरी से हो जाता है। एक्सेप्शन, अ प्रॉमिस नोट बिल ऑफ एक्सचेंज चेक डिलीवर ऑन द कंडीशन दैट इट इज नॉट टू टेक इफेक्ट एक्सेप्ट इन द सर्टेन इवेंट नॉट इज नॉट नेगोशिएबल अनलेस सच इवेंट हैपन। मींस व्हाट, अगर कोई प्रॉमिस नोट, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, कोई चेक अगर किसी इवेंट पे डिपेंड करता है फिर ही निगोशिएशन होगा, तो इवेंट होना चाहिए उसके बाद ही निगोशिएशन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, एग्जाम्पल पढ़ो समझ आ जाएगा। A, the holder of the negotiable instrument payable to the bearer, delivers it to B's agent to keep for B. The instrument has been negotiated. Bearer instrument है, उसके agent को दिया तो negotiation हुआ कि नहीं हुआ? Answer is yes. A, the holder of the negotiable instrument payable to the bearer, which is in the hands of A's banker, who at the time of banker B directs the banker to transfer the instrument to B's credit in the banker's account with B. The banker does so and accordingly now possesses the instrument as B's agent. The instrument has been negotiated. In short what, कि अगर हमने bearer instrument को डिलीवर किया उस पर्सन को या उसके एजेंट को तो निगोशिएशन हो गया ऐसे मानेंगे। जरूरी नहीं है कि उसी पर्सन के हाथ में देना है। सेकंड एग्जांपल में हमने निगोशिएशन किसको करा हुआ है, बी को करा हुआ है, लेकिन बी को नहीं, बी के बैंकर को करा हुआ है। बैंक को बोला कि इसके बिहाफ पे आप क्या करिए, पेमेंट रिसीव करिएगा, तो निगोशिएशन बी के नाम पे हो चुका है। द आंसर इज यस। सुनो बात को, बेयरर इंस्ट्रूमेंट में डिलीवरी करना है, लेकिन डिलीवरी किसको कर रहे हैं, उस पर्सन को या उसके ऑथराइज्ड एजेंट को कर रहे हैं जो उससे अपॉइंटेड है। तो डिलीवरी हो चुका है, निगोशिएशन हो चुका है। द आंसर इज यस। बस क्या याद रखने का, निगोशिएशन ऑफ द बेयरर इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी मेड ओनली बाय डिलीवरी, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो डिलीवरी, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। और बताएंगे किसको डिलीवरी करने का है, उस पर्सन को या फिर उसके
एजेंट को या फिर उसके बैंक को निगोशिएशन हो चुका है। आई बात समझ में? एंड फिर क्या हम लोग निगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट कर सकते हैं? वो तो नॉर्मल बात है ना कि ए का पास बिल है, वो बी को देना चाहता है, बी सी को देना चाहता है, सी डी को देना चाहता है, तो एंडोर्समेंट लेके साइन करे, आपका काम हो जाएगा। बस वो एंडोर्समेंट क्या होना चाहिए? साइन बाय दी एंडोर्सर, जो एंडोर्स कर रहा है। जैसे कि ए वांटेड टू एंडोर्स इन द नेम ऑफ सी, तो ए ने एंडोर्समेंट करके सी को देना है। सही बात है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इसको आप काट दो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको पढ़ने की गरज नहीं है। ठीक है, नीचे ये इस बात को थोड़ा सा आप रीड करिएगा, डिलीवरी इफेक्टिव बिटवीन दी पार्टीज, मतलब ऑथराइज पर्सन या एजेंट को दिया तो डिलीवरी हो जाता है, वो लिखा हुआ है। सही बात है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी करा हुआ है। नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट अगेन, दैट इज रूल्स फॉर कॉम्पेंसेशन। ओके, एकदम सिंपल बात है। एक बात बताना मुझको, आज मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट मैंने बना दिया, ओके, ए ने इंस्ट्रूमेंट बिल बनाया बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया। सही बात है। अब ए उसको ऑन ड्यू डेट बी के पास देगा फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट, और अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ, इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? डिसऑनर हुआ, तो बताएंगे बिल की अमाउंट की 10,000 कितनी? अब डिसऑनर हुआ तो कुछ खर्चा होएगा, नोटिंग प्रोटेस्टिंग याद है क्या? नोटिंग मतलब क्या कि उस इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर हुआ है इस बात को नोटिंग करके लेके आने का है। साथली प्रोटेस्टिंग मतलब कि केस फाइल करना है उस पे। तो आज नोटिंग का कोई चार्जेस होगा, प्रोटेस्टिंग का कोई चार्जेस होगा? अरे नोटरी पब्लिक के पास जाकर के उसका नोटिंग करके एक सर्टिफिकेट लेके आना होता है, उसके ऊपर केस फाइल करोगे ना, तो नोटिंग का कोई खर्चा होएगा नहीं होएगा? तो आज ए बी से 10,000 रिकवर करेगा, या नोटिंग प्रोटेक्शन का 1,000 रुपए खर्चा हुआ 11,000 रिकवर करेगा? 11,000 रिकवर करेगा। पॉइंट नंबर 1, द होल्डर इज एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जो भी अमाउंट ड्यू है वो, साथ साथ एक्सपेंसेस फॉर नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। सही बात? अरे हाँ कि ना, क्या क्या रिकवर करेगा? अगर चेक, अगर बिल ऑफ, अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हुआ तो क्या रिकवर करेगा? अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट प्लस एक्सपेंसेस फॉर नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। क्लियर मेरी बात? नेक्स्ट वन, when the person charged resides at the place different from at which the instrument was payable, इंस्ट्रूमेंट मान लो इंडिया में पेएबल है, कहां पे पेएबल है? इंडिया में, लेकिन जो पर्सन लाइबल टू पे है वो मान लो यूएसए में रहता है। कहां पे रहता है? यूएसए। मतलब इंस्ट्रूमेंट मेड ऑन पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पेएबल इन इंडिया, ड्रॉन इन इंडिया, पेएबल इन इंडिया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, लेकिन बनाया किस पे है? यूएसए के पर्सन पे, मान लो बराक ओबामा पे या ट्रम्प तात्या के नाम पे बनाया हुआ है, तो ट्रम्प तात्या भी आपको पेमेंट करेगा, हाँ कि ना? मान लो ये इंस्ट्रूमेंट डॉलर में बना है, कितने, किस में बना है? डॉलर में, क्योंकि ट्रम्प तात्या डॉलर में पे करेगा ना। मैंने बोला कि 1,000 डॉलर पे करो, कितना पे करो? 2 months आफ्टर द डेट पे मी अ सम ऑफ $1,000 फॉर द वैल्यू रिसीट। मैंने बना के दिया, उसने एक्सेप्ट करके मुझको दिया। अब मैं जब उसको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करूंगा, वो मुझको क्या पे करेगा? डॉलर पे करेगा। अब मुझको डॉलर का कौन सा रेट मिलेगा? आज का रेट या जब बनाया था उसका तब का रेट? मान लो इंस्ट्रूमेंट बनाया था 1 जनवरी 2024, आज मान लो पेबल है 24 अगस्त 2024, तो मेरे को कौन से रेट से पैसा मिलेगा? मेरे को 24 अगस्त के रेट से पैसा मिलेगा। आई बात समझ में? तो अगर कोई पर्सन जो चार्ज है, चार्ज मतलब क्या, लायबल है, वो किसी और जगह पे रहता है, देन द पर्सन एंटाइटल्ड रिसीव, कौन? इंडिया में जो पर्सन ड्रॉवर जो रिसीव कर रहा है, ही विल बी गेटिंग सच सम एट द करंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द टू प्लेसेस। मतलब इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है उस हिसाब से मुझको मिलेगा। लॉजिकल बात है। मैंने 1,000 डॉलर रिसीव करना है, अब 1,000 डॉलर मेरे को रुपए में आएंगे तो कौन से रेट से आएंगे? जिस दिन पे कर रहा है उस दिन से आएंगे, हाँ कि ना? एकदम सिंपल बात है। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर सी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे। आज मान लो, सीन समझो, शांति समझो, आज ए ने बिल बनाया बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया, ठीक है? ए ने उसको एंडोर्स करा सी के नाम पे। किसके नाम पे एंडोर्स करा? सी के नाम पे। अब सी क्या करेगा? सी किसके पास जाएगा पेमेंट के लिए? बी के पास जाएगा। मान लो बी ने डिसऑनर किया, बी ने क्या किया? बी ने क्या किया? डिसऑनर। ना सी किसके पास जाएगा? ए के पास जाएगा, लेकिन उसमें कुछ समझ आएगा ना। बिल की अमाउंट है 10,000, कितना? तो आज ए ने सी को बिल दिया था, जाओ जाके बी से रिकवर करो, लेकिन बी ने डिसऑनर किया। बी ने क्या किया? डिसऑनर किया। सी ए के पास जाएगा, अब सी ए से कितना मांगेगा? वो 10,000 तो मांगेगा मांगेगा, साथ साथ जब तक कि उसको पेमेंट नहीं मिलता है तब तक वो 18% पर एनम से इंटरेस्ट मांगेगा। कुछ समझे क्या? 18% पर एनम से इंटरेस्ट मांगेगा। देखो यहाँ पे, एन एंडोर्सर, एंडोर्सर मतलब कौन? ए, हु बीइंग लायबल has paid the amount due on the same entitled to amount so paid with the 18% per annum
फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट अंटिल द टेंडर रियलाइजेशन देयर ऑफ। नाउ यू टेल मी, आज ए अगर सी को 18% से रिकवर करवाएगा तो वो भी बी से 18% से रिकवर करेगा ना? हाँ के ना? हाँ के ना? सिचुएशन नंबर 2 सुनो। ए ने बिल बनाया, बी को दिया, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया, ए ने आगे सी को दिया, सी चला गया बी के पास, बी ने क्या किया? डिसऑनर। तो सी किसके पास जाएगा? ए के पास। मान लो ए ने पेमेंट कर दिया, बोला कि मैं ही लायबल हूं तो मैं पेमेंट कर देता हूं, तो आज ए बी से कितना रिकवर करेगा? 18% पर एनम से ही रिकवर करेगा। बात समझे? क्लियर है? ए ने बिल बनाया बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया, ए ने दिया सी को, सी चला गया बी के पास, बी ने मना किया, तो सी किसके पास जाएगा? ए के पास। ए ने पेमेंट किया किया, अब ए सी से कितना रिकवर करेगा? 18% पर एनम से रिकवर करेगा। ये वाला ये पॉइंट है। पॉइंट नंबर सी क्लियर है? पॉइंट नंबर सी क्लियर है? पॉइंट नंबर डी, व्हेन अ पर्सन चार्ज्ड an endorser resides different places, the endorser is entitled to receive such a rate as between the two places। भैया वही तो देखा आपने ऊपर, अगर डिफरेंट प्लेस में है तो करंट एक्सचेंज रेट से मिलेगा। ये बात समझो। पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी दोनों, पॉइंट नंबर डी दोनों सेम है। सही बात है। एंड पॉइंट नंबर डी, लास्ट पॉइंट फॉर दिस बैच इज द पार्टी एंटाइटल्ड टू कॉम्पेंसेशन मे ड्रॉ अ बिल अपॉन द पार्टी लायबल टू कॉम्पेंसेट हिम, payable at site or on demand for the amount due to him, together with all expenses properly incurred by him. Such bill must be accompanied by the instrument dishonored and protest thereof. If such bill is dishonored, the party dishonoring the same is liable to make compensation thereof in the same manner as is the case of the original bill. Simple, ध्यान दो। ए ने बिल बनाया बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट किया, किसको दिया? ए को। ए ने किसको दिया? सी को। सी चला गया बी के पास, बी ने क्या किया? डिसऑनर। अब सी क्या ए से रिकवर करेगा? हाँ कि ना? तो नाउ ए ने पे किया सी को, अब क्या ए बी से रिकवर करेगा? हाँ कि ना? अब बी बोल रहा है मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो ए अभी क्या कर रहा है? ये ओरिजिनल बिल डिसऑनर हुआ, उसके बेस पे दूसरा बिल बना रहा है। कितने का? 10,000 प्लस जो भी इंटरेस्ट आएगा 18% का, मतलब एक नया बिल बना दिया। पुराने बिल की जगह पे नया बिल बनाया। अब बताओ, क्या अभी नए बिल के में ए ने बी के ऊपर बिल बनाया, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया, अब ये पुराना बिल का कहानी खत्म? अरे हाँ कि ना? अब क्या बचा? बस नया बिल बचा। तो बताएंगे क्या इस बिल के ऊपर भी एक नए बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रोविजन अप्लाई कर जाएंगे अगर ये भी बिल डिसऑनर हुआ तो उस पे भी सेम डिसऑनर के ही प्रोविजन अप्लाई कर जाएंगे। हाँ कि ना? जो भी हमने देखा। एनी डाउट सो फार? इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ये पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर सी, इसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इस पे सवाल बन सकता है। ठीक है मेरी बात? अरे समझे क्या? ये रूल्स रिगार्डिंग कॉम्पेंसेशन जो है इसका मैं क्या करता हूँ, नोटिंग करके आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ। आप इसमें नोटिंग जो है एक बार नोटबुक में करिएगा। सही बात है। चलिए बस इसके अभी क्या बचे हुए? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन डिस्कस करना बाकी है। ठीक है, मीनवाइल एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं, और उसके क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे डिस्कस करके उसको ग्रुप पे डाल देता हूँ रिकॉर्डेड फॉर्म में, और फिर आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तो 5 मिनट के अंदर खत्म नहीं होगा, या फिर थोड़ा सा वो काम चल रहा है कल के प्रोग्राम का, तो अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। मीनवाइल एक वीडियो रिकॉर्ड करके मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा। ओके, जो कौन से क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस है। अभी इसके बाद मेरे से अभी क्या बचा हुआ इस बैच के अंदर, पूरा जो प्रॉमिस किया था मैंने कि आपका फ्री फाउंडेशन का लॉ जो है प्रॉपरली मैं सिखा दूंगा, वो मैंने करा हुआ है। अब मेरे पास से क्या बचा हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट है फास्ट ट्रैक बैच। ओके, जो आपकी Jan 25 आई गेस आप सब लोग Jan 25 में अपेयर करने वाले हो, तो Jan 20 आप सितंबर, ओके, तो Jan 25 के बच्चों के लिए, बिकॉज सितंबर के लिए फास्ट ट्रैक बैच अनाउंस नहीं हो सकती, बिकॉज आपको समय चाहिए पढ़ाई के लिए। अगर मेरे को ही सुनते रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे? तो Jan 25 के बच्चों के लिए, जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए भी, या जो भी बाद में देखेंगे उनके लिए, Jan 25 के लिए जो भी फास्ट ट्रैक बैच है वो मीनवाइल में अनाउंस कर दूंगा। प्रोबेबली आपके एग्जाम के 1-2 महीने पहले आपको वो फास्ट ट्रैक बैच का अनाउंसमेंट मिल जाएगा। क्लासरूम की अवेलेबिलिटी में चेक करता हूँ, अगर क्लासरूम अवेलेबल होगा तो आप यहाँ आकर के ज्वाइन करिएगा। अगर समय बहुत ज़्यादा जा रहा है आने जाने में तो आप घर पे बैठे बैठे भी उसको देख सकते हो। तो फास्ट ट्रैक बैच बचा हुआ है, तो फास्ट ट्रैक बैच मिलेगा मेरी तरफ से सीए फाउंडेशन लॉ Jan 25 के बच्चों के लिए, और दूसरा आएगा आपका मॉक टेस्ट सीरीज। तो बाकायदा आपके 4 मॉक टेस्ट जो है Jan 25 के बच्चों के वो मिल जाएंगे। आगे सितंबर के बैच के लिए बस एक ही मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यू टू द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, अदरवाइज आपको भी मिल जाता। तो Jan 25 के बच्चों के लिए बाकायदा 4 मॉक टेस्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे। उसका शेड्यूल भी ड्यू टाइम में ग्रुप पे अपडेट हो जाएगा। तो मेरी तरफ से लॉ के लिए एक बचा है फास्ट ट्रैक बैच, और दूसरा क्या बचा हुआ है?
दैट इज योर मॉक टेस्ट। ओके, 2 बातें मेरे से पेंडिंग है, वो अभी नहीं कर सकते, एग्जाम के पहले 2 महीने में फास्ट ट्रैक बैच अनाउंस कर दूंगा, उसके हिसाब से आप उसको देख लीजिएगा। सही बात है। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन एंड द लॉ बैच, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग फेथ इन मी दैट यू चूज एलीट प्रोफेशनल एकेडमी, साथ साथ me as a mentor for your CA foundation law. I hope you will do a very good in examination and you will clear your CA foundation in very first attempt, and I would love to see you in the intermediate batch also. Okay, so all the very best for your preparation. For any kind of assistance, for any kind of doubts, for any kind of queries, you can directly meet me in the classroom, or else you can call me on my personal number, or you can post a query on the WhatsApp or on the Telegram. I'll try to एड्रेस दोस क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। वैसे मैं फटाफट कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत समय लग गया तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, अदरवाइज सारी क्वेरीज कवर करके देना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच अगेन, एंड इट हैड अ वेरी आई हैड अ वेरी गुड टाइम विथ यू ऑल। बस मेरे को लगता है कि जितना हमने पढ़ाई किया, जितनी मेहनत करी है, उसका फल हमको एग्जाम के रिजल्ट पे ही मिलेगा। तो बस बैच कंप्लीट करना आपको ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए था, बैच में आपको नॉलेज गेनिंग करना है। असली शुरुआत तो अभी आपकी हो रही है, बिकॉज घर पे आप जितना अच्छा प्रिपेयर करोगे उतना ही अच्छा आप एग्जाम में लिख पाओगे। बहुत ज़्यादा समय आपके पास अवेलेबल है, अभी अगस्त छोड़ दो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कम से कम 4 महीने, उसके बाद आधा महीना जैन का भी मिल जाएगा, तो 4.5 महीने आपके पास अवेलेबल है, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल है जैन के बच्चों के लिए। तो उसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करिएगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छे नंबर से सीए फाउंडेशन क्लियर करो। और मैंने आपसे जो वादा किया था कि लॉ के अंदर जो 90 एंड 90 प्लस स्कोर करेगा, उसको सीए फाउंडेशन लॉ का पूरा जो फीस है वो रिफंड हम लोग दे देंगे एज अ बाय वे ऑफ अ गिफ्ट टू यू। सही बात है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय।